नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट परीक्षा, आगामी रीट परीक्षा जो है उसको कम ही समय रह गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई को एक इस तरीके से चालू करें कि हम कम से कम समय में अच्छे से उसका रिवीजन कर सकें। आज हम लोग पर्यावरण विषय के जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें अपन को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ताकि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके सिलेबस में हैं। और ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें ला सकेंगे। व्यर्थ की चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि व्यर्थ की चीज़ें पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों का समय बर्बाद उसमें हो जाएगा। तो हम आपको एक एक जो उसमें टॉपिक है उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आप लोग उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना। तो चलिए हम एक एक करके आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा परिवार का। पहला टॉपिक जो है वो है परिवार। पहला टॉपिक दिया गया है परिवार के बारे में। तो आपको बता दें कि परिवार टॉपिक में हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार। ठीक है, कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवारों का वर्गीकरण इसमें किया जाता है। कई प्रकार से परिवारों का वर्गीकरण होता है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं कि एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या दोष होते हैं, उसी प्रकार से संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या दोष होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना है कि पितृसत्तात्मक परिवार क्या होते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार क्या होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना है। और परिवार के आपसी संबंध क्या होते हैं, माता और पुत्र का संबंध क्या होता है, अभिभावक का उनके बच्चों के साथ में संबंध क्या होता है, भाइयों के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। इसके अलावा मित्रता क्या होती है, एक अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को देखना है। इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे बाल विवाह है, तो बाल विवाह जो है वो हमारे यहाँ की एक प्रथा थी, फिर उसको बंद किया गया। तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कब अधिनियम पास करके बाल विवाह को पूर्णतः निषेध घोषित किया गया। ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। दहेज प्रथा हो गया, बाल श्रम हो गया, है ना, द्रव्य सेवन यानी नशाखोरी हो गया, धूम्रपान हो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको परिवार टॉपिक के अंतर्गत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है वो आता है वस्त्र एवं आवास। दूसरा टॉपिक है वस्त्र एवं आवास। वस्त्र एवं आवास में हम लोगों को सबसे पहले हम आपको आवास के बारे में बताते हैं, उसके बाद में हम आपको वस्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें आवास में पढ़ना है कि आवास में जो आवास का जो निर्माण का हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि सीमेंट का उपयोग होता है, पत्थर का उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है, लोहे का उपयोग होता है। तो आवास के निर्माण में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन सभी वस्तुओं के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा आवास के निर्माण में जिन औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे फावड़े का उपयोग किया जाता है, और भी कई तरीके के उसमें औजार होते हैं जो कारीगर और जो मजदूर होते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। तो आवास के निर्माण में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में आवास, जो विभिन्न प्रकार मनुष्यों के आवास के बारे में तो अपन को पढ़ना ही है, साथ में आपको विभिन्न प्रकार के जानवरों और पशु पक्षियों के आवासों के बारे में भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, शेर है, तो शेर का जो आवास होता है वो होता है गुफा। गुफा को मांद भी बोला जाता है। उसी प्रकार से आपका चूहा हो गया, खरगोश हो गया और नेवला हो गया। तो ये ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो बिल में रहते हैं, तो इनका आवास बिल हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि मधुमक्खी हो गया, तो मधुमक्खी जो है वो छत्ते के अंदर रहती है। तो दीमक हो गया, तो दीमक भी बिल के अंदर रहती है, चींटी भी बिल के अंदर रहती है। तो विभिन्न प्रकार की जीव जंतु किस प्रकार के आवास में रहते हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जैसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। जैसे कि लद्दाख से संबंधित प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है कि लद्दाख में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि लद्दाख में पत्थरों के और उसमें चूने का उपयोग करके, मिट्टी का उपयोग करके वो लोग अपना मकान बनाते हैं। उनके मकान जो होते हैं वो सामान्यतः 2 मंजिला होते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें किसी प्रकार की खिड़की का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है, और ऊपर वाले पोर्शन में वो लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं, और अपनी छत जो होती है वो समतल होती है, और वहाँ पर वो सब्जियों को सुखाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से असम है, तो असम में क्या होता है, असम और मेघालय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, मोटे मोटे वो लोग बांस के खंभे लगाते हैं और उसके ऊपर अपनी झोपड़ी बना के रहते हैं। तो इस तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो आवास होते हैं उनके बारे में आपको देख लेना है कि वहाँ पर किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं और उन आवासों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आवास के अंतर्गत देखना है। उसके बाद में बात करते हैं वस्त्रों की, कि अलग अलग मौसम में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में हम लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो पतले होते हैं और उनमें गर्मी भी कम लगती है। इसके अलावा जो गर्मियों का मौसम आता है तो हम हल्के रंगों के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि जो हल्के रंगों के वस्त्र होते हैं उनमें जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको ज़्यादा वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, और हमें गर्मी कम लगती है। इसके विपरीत जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम लोग मोटे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में किस प्रकार के कपड़ों को पहना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी देख लेना। राजस्थान में लोग अलग तरीके के वस्त्र धारण करते हैं। राजस्थान, चूंकि अपन रीट परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसको आपको ध्यान से देख लेना है कि राजस्थान की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो किस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं। वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो स्वापा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी प्रकार से महिलाएं जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के जो है ट्रेडिशनल जो है परंपरागत जो वेशभूषा है उसको पहनना वहां पर पसंद करती हैं। इसी तरीके से अन्य जो क्षेत्र हैं भारत के, वहां पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को एक बार देख लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है व्यवसाय। तीसरे नंबर पे आता है व्यवसाय। यहाँ पर जो व्यवसाय की बात आपकी की गई है पर्यावरण में, यहाँ पर उन व्यवसायों की चर्चा ज़्यादा हो रही है जो हमारे आसपास छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं। जैसे कि पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, उसके अलावा और छोटे छोटे और भी व्यवसाय होते हैं जैसे कि कपड़े सिलना हो गया, बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, सब्जी वाला हो गया, सब्जी वाला, है ना। तो ये सब जो छोटे छोटे से जो व्यवसाय होते हैं, ये लोग कौन लोग इस प्रकार की व्यवसाय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके अलावा कुटीर उद्योग हो गया। देश में कुटीर उद्योग कौन कौन से क्षेत्र में मतलब कुटीर उद्योग जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे खिलौने बनाने के लिए या जूट का सामान बनाने के लिए, तो कौन कौन से किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के कुटीर उद्योग प्रयोग किए जा रहे हैं या चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ आपको वृहद उद्योगों के बारे में भी देख लेना है, जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस्पात हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ बड़े उद्योगों के बारे में भी देख लेना है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हो गई, हस्तकलाएं हो गई, है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण, इसके बाद में ये भी आपको देख लेना है, उपभोक्ता जो होते हैं उनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उपभोक्ता जो है उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार ये होता है कि व्यवसाय में उनको कई प्रकार से ठगा जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण के बारे में भी आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। अगला बिंदु आता है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। सार्वजनिक स्थल से तात्पर्य उन स्थलों से है जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं। सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत अस्पताल आ जाते हैं, इसके अलावा स्कूल आ जाते हैं, धर्मशालाएं आ जाती हैं,
और डाकघर आ जाते हैं, बस स्टैंड आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तो ये सब सार्वजनिक स्थल कहलाते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि सार्वजनिक स्थल क्या क्या होते हैं, इनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, और कौन सी चीज़ का किस तरह से डाकघर है। तो डाकघरों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने डाकघर हैं। ठीक है, स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई जैसे राजस्थान का आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है या माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सार्वजनिक स्थलों के बारे में देखना है। और सार्वजनिक संपत्ति में जैसे रोड लाइट हो गया, सड़क हो गया, बस, रेल, सरकारी इमारतें, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये भी आपको उसमें देखना है कि हमें इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके इसमें आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको रोजगार नीतियां इसमें आपको पढ़ना है। संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायती राज। आपको थोड़ा संविधान के अंतर्गत संसद की भी नॉलेज होनी चाहिए कि संसद के जैसे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के बारे में भी आपको पढ़ना है। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि उसमें विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें देखना है। राजस्थान के जिले कितने हैं और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अगला जो बिंदु आता है वो आता है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। अगला जो बिंदु है वो है सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित। सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति में हमें सभ्यता से संबंधित हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, उन सभी बिंदुओं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय एवं राजस्थान के मेले एवं त्योहार। तो जो पूरे देश में ऐसे मेले जो महत्वपूर्ण हैं, उन मेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो महत्वपूर्ण मेलों का आयोजन होता है उनके बारे में, महत्वपूर्ण त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण की, वहाँ पर लोग किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, किस प्रकार से वो आभूषण पहनते हैं। राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव। तो यानी कि ये सारा जो पोर्शन है आपका संस्कृति एवं सभ्यता का, ये पूरा आपका राजस्थान के पोर्शन से है। तो आपको किसी राजस्थान की कोई किताब जो बहुत बढ़िया मटेरियल रखती है, उस किताब से आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना है। सिलेबस आपको देख लेना है, जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं केवल आपको उन्हीं टॉपिक को उसमें से पढ़ लेना है। सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सारे टॉपिक पूरी अगर राजस्थान के पूरे जीके को पढ़ोगे, पूरी जनरल स्टडी करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको समय आपके पास इतना है नहीं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक को आप किसी राजस्थान की अच्छी किताब में से, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसमें से आप लोग उसको पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें आपकी सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड है। उसके बाद में परिवहन और संचार। परिवहन और संचार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपको देखना है कि कितने राजमार्ग हैं, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कितने राज्यमार्ग हैं। इसके अलावा आपको वायु परिवहन के बारे में भी देखना है और आपको जल परिवहन के बारे में भी देखना है। सभी प्रकार की जितने भी प्रकार से परिवहन होता है उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी पुरानी किताबें जो है उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं परिवहन से संबंधित वो पहले के दिए गए हैं, ठीक है। और अभी आपको पता है कि जैसा कि नए अभी जैसे सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बदल गया है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बदल गया है। तो जो बिल्कुल नवीनतम आंकड़े हैं इनके ऊपर एक बार आप गौर कर लेना, क्योंकि अगर आप पुरानी किसी किताब से पढ़ोगे तो उसमें सारे पुराने आंकड़े दिए गए होंगे, तो आपको बिल्कुल नवीनतम आंकड़े पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप जब भी आप परिवहन या संचार किसी भी किताब से पढ़ें तो आप लोग बिल्कुल नई किताब का उपयोग करना, क्योंकि अगर आप लोग पुरानी किताब से पढ़ते हो तो उसमें आपको सारे के सारे जो आंकड़े मिलेंगे वो पुराने आंकड़े मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको नई किताब का उपयोग करना है।
उसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है वो आता है अपने शरीर की देखभाल। इसमें आपको देखना है कि हम अपने शरीर की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, शरीर के आंतरिक भागों को की आपको जानकारी होना चाहिए, और इसी में अपन लोग विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, और गंदे तरीके से रहने से या गंदा पानी पीने से या गंदे वातावरण में रहने से जो भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के बारे में भी आपको पढ़ना है, और उनकी रोकथाम हम किस प्रकार से करें, हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैलें। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। बचाव भी पढ़ना है और बीमारियां होती कैसे हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है, और बीमारियों की रोकथाम किस प्रकार से हो, ये सारी बातें हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है आपका सजीव जगत। तो सजीव जगत को अगर हम विभाजित करें तो सबसे पहले तो हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं जंतु जगत में, और दूसरा कर सकते हैं हम लोग वनस्पति जगत में। जंतु जगत में हमें पढ़ना है कि जितने भी हमारे देश में जंतु पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के पशु पाए जाते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पढ़ना है। खास तौर पे चूंकि हम लोग रीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको देख लेना है कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान काम कर रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पशु पाए जाते हैं ये भी आपको देख लेना है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का, तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपको किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई महत्वपूर्ण बात होती है या कोई खास बात होती है, तो उसको आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट करके पढ़ लेना है, क्योंकि वो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपके अगर अपन बात करें वनस्पति जगत की, तो वनस्पति जगत में आपको ये पढ़ना है कि पूरे देश में जो वन पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उन वनों में किस प्रकार की लकड़ी पाई जाती है ये भी आपको पढ़ना है, और राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको सजीव जगत के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और जो इसमें दिया गया है जंतुओं की जातियों का संरक्षण, तो कैसे हम जंतुओं की जातियों का संरक्षण करें, है ना। बाघ संरक्षित क्षेत्र, तो वही जो बात हमने आपको समझाई थी कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से चल रहे हैं, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पादपों एवं जंतुओं की जातियां, कि विभिन्न प्रकार की जो पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे, उनकी जातियों के बारे में आपको पढ़ना है। जंतुओं की जातियों के बारे में पढ़ना है। कुछ 6-7 ऐसे पेड़ हैं जिनके बारे में अक्सर टीईटी या राजस्थान टीईटी में पूछा जाता है, जैसे खेजड़ी हो गया, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा जाता है। ऐसे 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जिनके बारे में परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि बरगद के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें जड़ें जो है वो उसके ऊपर होती हैं। तो आपको पता है कि जैसे बरगद जो पेड़ होता है उसमें जो जड़ें होती हैं वो बाहर होती हैं, और वो इस तरीके से जमीन में उनका जो एक सिरा वो धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो इस तरीके से बरगद का जो पेड़ होता है वो काफी बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है। तो बरगद हो गया या खेजड़ी हो गया या अलग अलग क्षेत्रों के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। राजस्थानी ओक, जैसे राजस्थान में एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है ओक, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो जो ये महत्वपूर्ण पेड़ हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक टॉपिक है आपका जल, अलग से दिया गया है। तो आपको जल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है कि जल, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो जल है वो कितने % अब बचा हुआ है। तो ये देखना है शुद्ध जल कितना बचा हुआ है, पीने योग्य जल कितना है, सागरीय जल कितना है, और इसके अलावा जो बर्फ के रूप में, जो हिम छत्रपों के रूप में जो बर्फ जमा हुआ है उसके बारे में। उसके अलावा जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, जल से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, और नदियों के बारे में, यानी जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है,
जल प्रदूषण को आपको खास तौर पे पढ़ना है, क्योंकि जल प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीजें आपको जल से संबंधित आपको जो भी चीजें लगे वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। सिंचाई क्षेत्र हो गया, सिंचित क्षेत्र हो गया, ये सारी बातें आपको जल से रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद में आ जाता है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। पृथ्वी से संबंधित आपको पढ़ना है जो भी जानकारियां हैं, पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां कि पृथ्वी के पर्वत हो गया या नदियां जो हो गई उनके बारे में, पठार हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष के बारे में भी आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष के अंतर्गत जैसे सौर परिवार, तो आपको पूरा सोलर सिस्टम पढ़ना है। जैसे सूर्य है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, तो कौन कौन से ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह पहले आता है, कौन सा ग्रह बाद में आता है, तो ये सारी बातें आपको उसमें पढ़ना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, जैसा कि अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले तक बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या जो है वो शनि की हो गई है। तो ये जो नवीनतम जानकारियां हैं वो सारी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह वामावर्त चक्कर लगाता है, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, तो ये सारी बातें आपको उसमें पढ़ना है। उसके अलावा भारत के अंतरिक्ष यात्री, जितने भी भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं, चाहे वो भारत की तरफ से गए हों, चाहे वो किसी दूसरे देश की तरफ से गए हों, जो भी भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे राकेश शर्मा है, तो राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए, वहां पर उन्होंने कितना समय बिताया, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सुनीता विलियम्स गई थी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कल्पना चावला गई थी, कल्पना चावला का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जितने भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं उन लोगों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, ये सारी बातें आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसरो है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मंगलयान क्या है, चंद्रयान क्या है, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में पर्वतारोहण, पर्वतारोहण के बारे में भी आपको पढ़ना है कि जब जो पर्वतारोही होते हैं जब वो ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं, और जब वो पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो अपने साथ में किस प्रकार के औजार ले जाते हैं, किस प्रकार की वो जूते पहनते हैं, और भारत की प्रमुख पर्वतारोही जो महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको देख लेना है कि अभी तक से माउंट एवरेस्ट है, तो भारत की कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पे गई, या अन्य जो भारत की महत्वपूर्ण चोटियां हैं उन पे कौन कौन सी महिलाएं पर्वतारोहण कर चुकी हैं, या वर्तमान में जो महत्वपूर्ण पर्वतारोही हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वहां से भी आपका प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में पेडालॉजिकल यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, तो पेडालॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनको भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने पर्यावरण है उसके सारे टॉपिक हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप इसके हिसाब से तैयारी करते हैं जो हमने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं तो कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकेंगे। धन्यवाद।